हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सीआरआर और एसएलआर। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को डिस्कस करेंगे। ये दोनों टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले आपको एनडीटीएल के बारे में पता होना चाहिए। एनडीटीएल मीन्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ बैंक। अब एनडीटीएल क्या होता है, क्योंकि ये जो सीआरआर और एसएलआर हैं ये एनडीटीएल पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ बैंक्स क्या होता है, बैंक्स जो हैं वो जितने भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं कस्टमर से, वो डिपॉजिट्स कस्टमर को वापस भी तो देने होते हैं। कस्टमर क्या करते हैं, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, तो बैंक को वो अमाउंट कस्टमर को वापस भी तो देना पड़ता है ना। तो ये डिपॉजिट्स बैंक के लिए क्या कंसीडर किए जाते हैं, उधार कंसीडर किए जाते हैं। ये डिपॉजिट्स क्योंकि कस्टमर को वापस भी देने हैं तो ये डिपॉजिट्स बैंक के लिए उधार हैं, बैंक के लिए लायबिलिटी हैं। अब ये डिपॉजिट्स बैंक अलग अलग फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि कस्टमर बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं और अपने डिमांड पर कभी भी बैंक से विड्रॉ करा लेंगे उस अमाउंट को, जैसे कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन करा के कस्टमर जो है वो बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं और अपने डिमांड पर कभी भी अमाउंट विड्रॉ करा लेते हैं। करंट अकाउंट पर कस्टमर को इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट सेविंग अकाउंट पर कस्टमर को डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट मिलता है। अब ये डिमांड डिपॉजिट हो गए। दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट, यानी कि कस्टमर जो है वो बैंक में एक फिक्स टाइम के लिए अमाउंट डिपॉजिट करा रहा है और उस फिक्स टाइम के एंड पर ही वो अमाउंट कस्टमर बैंक से विड्रॉ करा सकता है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये एक फिक्स टाइम के लिए कस्टमर के द्वारा बैंक में डिपॉजिट कराए जाते हैं और एक फिक्स टाइम पीरियड की एक्सपायरी पर ही कस्टमर उन अमाउंट को बैंक से विड्रॉ करा सकता है। यानी कि जो डिमांड डिपॉजिट है वो बैंक की डिमांड लायबिलिटी माने गए, क्योंकि डिपॉजिट्स जो हैं वो बैंक की लायबिलिटी होते हैं ना। बैंक कस्टमर से जो भी डिपॉजिट लेता है, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो, वो बैंक के लिए लायबिलिटी है ना। इसीलिए डिमांड डिपॉजिट बैंक की डिमांड लायबिलिटी है कि जब कस्टमर डिमांड करेगा बैंक को उन्हें देना पड़ेगा। टाइम डिपॉजिट बैंक की टाइम लायबिलिटी होती है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद बैंक को ये अमाउंट कस्टमर को वापस देना है, ठीक है। तो इसे ही हम बैंक के डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बोलते हैं। तो हम अल्टीमेटली क्या बोल सकते हैं कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का मतलब टोटल डिपॉजिट्स जो कि बैंक के द्वारा कस्टमर से एक्सेप्ट किए जाते हैं, जो कि डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट की फॉर्म में होते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ बैंक्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, बैंक्स को अपने एनडीटीएल का यानी कि अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट आरबीआई के पास कैश रिजर्व की फॉर्म में रखना होता है अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। बैंक्स क्या करते हैं, कस्टमर से डिपॉजिट लेते हैं, उसका कुछ पार्ट आरबीआई के पास कैश रिजर्व की फॉर्म में रखते हैं, ताकि इन केस बैंक्स आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएं तो कस्टमर को तो उनका डिपॉजिट वापस देना है ना। तो आरबीआई जो है वो उसी कैश रिजर्व वाले अमाउंट से ही कस्टमर को उनका डिपॉजिट वापस करता है, अगर बैंक्स जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएं तो, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक्स आरबीआई के पास जो कैश रिजर्व की फॉर्म में जो अमाउंट रखते हैं, कैश रिजर्व की फॉर्म में जो अमाउंट आरबीआई के पास वो डिपॉजिट कराते हैं, वो बैंक्स के लिए एक तरह की एसेट मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि बैंक्स के आउट ऑफ ऑर्डर होने पर कस्टमर को उनका डिपॉजिट कौन वापस करेगा, आरबीआई वापस करेगा बैंक्स के द्वारा रखे गए कैश रिजर्व में से, ठीक है। जैसे कि अगर कस्टमर ने बैंक के पास 1000 रुपए डिपॉजिट कराए, तो अगर 4% सीआरआर है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो 4% है, तो यानी कि 40 रुपीज बैंक्स को आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे और जो रिमेनिंग 960 रुपीज हैं वो बैंक्स के पास रहेंगे अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात आती है कि जो कैश रिजर्व रेशो होती है उस पर जो कैश रिजर्व बैंक रखते हैं आरबीआई के पास, उस पर बैंक कुछ भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते, क्योंकि वो अमाउंट जितना डिपॉजिट आया उसमें से कुछ पार्ट वो उन्होंने आरबीआई के पास रख दिया, तो इससे बैंक्स तो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे ना। जितना अमाउंट उन्होंने आरबीआई के पास रखा वो एक तरह से बैंक के लिए असेट है जो उनके आउट ऑफ ऑर्डर होने पर काम आएगा, ठीक है। जो उनके आउट ऑफ ऑर्डर होने पर ही आरबीआई जो है वो उनके कस्टमर्स को पे करने के लिए यूज में लाएगा, बट बैंक के लिए अभी उस कैश रिजर्व का कोई यूज नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता बैंक, ठीक है। तो बैंक अर्न नो प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैश रिजर्व।
तो सीआरआर का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था? जेएम कीन्स ने, ठीक है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेएम कीन्स ने इंट्रोड्यूस किया था और सबसे पहले यूएसए के सेंट्रल बैंक ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। अब सीआरआर की जो लिमिट है वो कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आरबीआई कितना भी अमाउंट फिक्स कर सकता है बैंक्स के लिए सीआरआर की फॉर्म में मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आरबीआई कितना भी अमाउंट फिक्स कर सकता है कि इतना अमाउंट बैंक्स को आरबीआई के पास कैश रिजर्व की फॉर्म में रखना होगा, उसकी कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। अब ये जो सीआरआर का कॉन्सेप्ट है ये सभी बैंक्स पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है, यानी कि सभी बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट आरबीआई के पास कैश रिजर्व फॉर्म में रखना होता है। लेकिन जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए आरबीआई सेपरेट परसेंटेज ऑफ सीआरआर प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, सेपरेट नॉर्म्स या सेपरेट स्लैब्स डिसाइड करता है रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीआरआर। अब हम डिस्कस करते हैं एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। एज द नेम सजेस्ट कि अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट अपने पास लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना होता है, चाहे वो कैश है, कैश हो गया, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, इन सभी लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट अपने पास रखना होता है, ठीक है। सीआरआर में तो क्या था? बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट आरबीआई के पास कैश रिजर्व फॉर्म में रखना होता है, बट एसएलआर में बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट अपने पास ही लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना होता है। और ये लिक्विड एसेट्स हैं अलग अलग टाइप की, जैसे कि कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। जैसे कि कस्टमर ने बैंक के पास 10,000 रुपए डिपॉजिट कराए, ठीक है, अब मानकर चलो 18% स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, तो यानी कि इस डिपॉजिट का 18% 1800 बैंक्स को इन अलग अलग लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना पड़ेगा, जैसे कि कैश है, गोल्ड है, सिक्योरिटीज हैं, इन अलग अलग फॉर्म्स में रखा जाएगा, ठीक है। तो जो रिमेनिंग 8200 जो हैं वो बैंक्स के पास कैश फॉर्म में रहेंगे बैंकिंग ऑपरेशंस को करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक्स के द्वारा क्या किया जाता है? एसएलआर मेंटेन की जाती है। और एसएलआर किस अमाउंट पर मेंटेन की जाती है? एनडीटीएल पर, यानी कि बैंक्स जो हैं जितना भी उनका टोटल डिपॉजिट है, जिसे हम नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी भी बोलते हैं, उसका कुछ परसेंट बैंक्स को अपने पास लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें जो बैंक हैं, जब बैंक अपने पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की फॉर्म में लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट रखते हैं तो उससे बैंक्स प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो एसएलआर के कंसेप्ट में बैंक्स के लिए प्रॉफिट भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बैंक्स अपने पास सिक्योरिटीज की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में जो अपने पास लिक्विड एसेट्स मेंटेन करते हैं उस पर बैंक्स प्रॉफिट भी तो, इंटरेस्ट भी तो अर्न करेंगे ना। जैसे अगर बॉन्ड की फॉर्म में बॉन्ड परचेज कर लिए, बैंक ने अपने डिपॉजिट्स के कुछ अमाउंट से बॉन्ड परचेज कर लिए, तो क्या बॉन्ड पर बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इन सिक्योरिटीज की फॉर्म में जब बैंक अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट अपने पास मेंटेन करता है इन सभी सिक्योरिटीज की फॉर्म में, तो इन सिक्योरिटीज पर बैंक को इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए एसएलआर के कॉन्सेप्ट में बैंक के लिए प्रॉफिट भी इन्वॉल्व होता है। अब एसएलआर की मैक्सिमम लिमिट भी होती है कि एसएलआर जो है वो 40% से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब एसएलआर का जो कॉन्सेप्ट है ये भी सभी बैंक्स पर अप्लाई होता है, यानी कि सभी बैंक्स को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट अपने पास लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आरबीआई जो है वो रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एसएलआर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सेपरेट नॉर्म्स और सेपरेट स्लैब्स प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीआरआर एंड एसएलआर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।